नमस्कार साथियों। आज हम लोग इस वीडियो में तीनों मॉड्यूल आधारशिला, शिक्षण संग्रह और ध्यान आकर्षण पर आधारित महत्वपूर्ण सवालों का चर्चा करेंगे, के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, जो अक्सर जांच में उच्च अधिकारियों द्वारा पूछा जाता है। तो साथियों, आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अक्सर जो ये 3 मॉड्यूल दिए गए हैं, इन्हीं में से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं ये अधिकारी द्वारा पूछे जाते हैं। तो साथियों, इसको संकलन किया है श्री अखिलेश पांडे जी ने। तो साथियों, आइए इस वीडियो में सभी मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करते हैं। तो साथियों, पहला प्रश्न है कि लर्निंग गैप के क्या कारण है। लर्निंग गैप के क्या कारण है? तो पहला कारण है माता पिता की शैक्षिक स्थिति, कलापूर्ण पारिवारिक वातावरण, ज्ञानेंद्रियों में आंशिक विकार, अध्यापकों का कठोर व्यवहार। तो लर्निंग गैप के ये सब कारण है। किस तरह इस अंतर का आकलन किया जा सकता है? तो ये जो लर्निंग गैप का अंतर है, इसका आकलन किस तरह किया जाता है? तो आकलन प्रपत्र बनाकर। आकलन कब करना है? शैक्षिक सत्र के आरंभ में। आकलन प्रपत्र किस आधार पर बनेगा? पिछली कक्षा की मूलभूत दक्षताओं के आधार पर बनेगा। आरंभिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या क्रम है? तो आरंभिक स्तर पर भाषा सीखने का अर्थ है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुबह पर सब लोग जानते होंगे, लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग एंड राइटिंग। सीखने की प्रक्रिया के चरण कौन कौन से हैं? तो सीखने की प्रक्रिया के चरण अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और समेकन है। ERAC। कक्षा 1 व 2 के बच्चों में भाषा एवं गणित की गहरी एवं बुनियादी समझ विकसित करने के लिए जरूरी जानकारी एवं रोचक गतिविधियों का समावेश किस मॉड्यूल में है? तो यह आधारशिला मॉड्यूल में है। ये देखिए, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है, जो कि एक रिसाइकिल की तरह ये प्रक्रिया चलती है कि पहले अनुभव, तो अनुभव से चिंतन, चिंतन से अनुप्रयोग, अनुप्रयोग से निष्कर्ष, फिर निष्कर्ष से जो निष्कर्ष निकलेगा फिर उससे एक्सपीरियंस मिलेगा, फिर एक्सपीरियंस से चिंतन, फिर ERAC का जो क्रम है ये रिसाइकिल वाला क्रम है, जो चलता रहता है। क्योंकि हम अनुभव से कुछ चिंतन करते हैं, अगर हमारे पास अनुभव है तो उससे कुछ सोचेंगे, चिंतन करेंगे तो कुछ अनुप्रयोग करेंगे, कुछ कार्य करेंगे, कुछ कार्य करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा, और जब निष्कर्ष निकलेगा तो उससे एक अनुभव की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से ये एक रिसाइकिल वाली प्रक्रिया चलती रहती है। ये स्ट्रक्चर के माध्यम से बताया गया है। अगला प्रश्न है कि लर्निंग गैप किसे कहते हैं अथवा ये क्या है? तो बच्चों का वास्तविक अधिगम स्तर तथा कक्षानुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर में अंतर ही लर्निंग गैप है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से बताया गया कि जैसे कक्षा 3 के बच्चों को हासिल वाले जोड़ एवं घटाने के प्रश्नों को 75% सही हल करना आना चाहिए, किंतु हासिल के जोड़ एवं घटाने के प्रश्न नहीं हल कर पाता है, यही लर्निंग गैप हो जाता है। हम लोगों के जो प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त हुआ है उसमें कक्षा 3 गणित के लिए जो प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किया गया है, यही तो निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है लर्निंग आउटकम हमें क्या बताता है? तो लर्निंग आउटकम हमें यह बताता है कि बच्चे ने कौन कौन सी दक्षताएं हासिल की है। लर्निंग आउटकम। लर्निंग गैप क्या होता है? तो लर्निंग गैप जो कक्षा अनुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर है और वास्तविक अधिगम स्तर के बीच का कड़ी होता है। तो सीखने के स्तर का आकलन, लर्निंग गैप के कारणों का पता लगाकर हम सीखने के स्तर का आकलन 3 प्रमुख बिंदुओं में के आधार पर करेंगे। आकलन प्रपत्र कक्षा 4 से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए बनेंगे। ये नोट है। क्या प्रश्न अगर कोई अधिकारी पूछता है, कोई प्रश्न पूछ सकता है कि आकलन प्रपत्र किस क्लास के बच्चों के लिए बनेंगे? तो कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों के लिए बनेंगे। अगला प्रश्न है कि सभी मॉड्यूल के प्रभावी उपयोग हेतु क्या आवश्यक होगा? तो हस्त पुस्तिकाओं का अध्ययन और अपने ज्ञान एवं अनुभव से इसे समृद्ध करना, परिस्थिति अनुरूप इनका प्रयोग करना। आधारशिला मॉड्यूल का चित्रांकन किसने किया है? तो श्री रविकांत श्रीवास्तव जी ने। हम लोग जब किताब खोलेंगे, पढ़ेंगे, तो प्राकथन में शुरू में ही सबसे पहले इस बातों को दर्शाया गया है। तीनों हस्त पुस्तिकाओं का विकास किस समूह द्वारा किया गया है? तो राज्य गुणवत्ता समूह द्वारा। जिस प्रकार बीज में विशाल वृक्ष के रूप में विकसित होने की संभावनाएं छिपी रहती हैं, इसी प्रकार बच्चों में अनेक अंतर्निहित क्षमताएं होती हैं। मॉड्यूल में यह कथन किसका है? तो ये रेणुका कुमार जी का है, जो अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा हैं।
अकादमिक संदर्भ समूह का गठन कितने स्तर पर किया गया है? तो 2 स्तर पर किया गया है। अकादमिक संदर्भ समूह के 2 स्तर कौन कौन से हैं? एक राज्य संदर्भ समूह SRG, एक अकादमिक रिसोर्स पर्सन ARP। तो बच्चों में शिक्षा की मजबूत आधारशिला विकसित करने के लिए किन किन विषयों की दक्षता विकसित करनी होगी? तो भाषा एवं गणित। भाषा एवं गणित इसीलिए प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और यही जब मजबूत हो जाएगा तो बच्चे के आधार बेस बहुत मजबूत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षण लक्ष्य आकलन के संकेतन एवं आकलन हेतु संभावित तरीके एवं प्रश्न किस मॉड्यूल में दिए गए हैं? तो आधारशिला मॉड्यूल में दिए गए हैं। केंद्रित लर्निंग आउटकम भाषा विकास के कौन से बुनियादी पहलुओं पर आधारित है? तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषा संरचना, व्याकरण, कल्पना एवं सृजनशीलता पर आधारित है। सुश्री वंदना गुप्ता ने शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के निर्माण में किस रूप में अपना योगदान दिया है? तो चित्रांकन में। अगर इस तरह से पूछा सकता है कि शिक्षण संग्रह का जो मॉड्यूल है उसमें जो चित्रांकन है वो किसने किया है? तो वंदना गुप्ता जी ने किया है। वेबसाइट, वेब लिंक, शैक्षिक साहित्य की सूची, हेल्पलाइन, संपर्क सूत्र इत्यादि का विवरण किस हस्त पुस्तिका में दिया गया है? तो शिक्षण संग्रह में दिया गया है। बच्चों के संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक विकास में प्रभावी कड़ी क्या है? तो शिक्षण ही है। सफलता ही सफलता को जन्म देती है, यह उक्ति किस मॉड्यूल की है? शिक्षण संग्रह की है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह स्टेटमेंट है कि सफलता ही सफलता को जन्म देती है, यह उक्ति किस मॉड्यूल की है? तो शिक्षण संग्रह की है। अगला प्रश्न है कि शिक्षकों के लिए स्व मार्गदर्शिका होती है शिक्षक डायरी। शिक्षक डायरी ही शिक्षक को स्व मार्गदर्शिका होती है जो खुद मोटिवेट करेगी। कक्षाओं में सभी विषयों के शिक्षक क्या अवश्य प्रदर्शित करें जिन्हें लक्ष्य मानकर दैनिक कक्षा शिक्षण करेंगे? तो अधिगम संबंधी परिणामों की तालिकाएं, कि भाई बच्चे ने कितना सीखा उससे संबंधित जो परिणाम है उसकी तालिका। किस तालिका के आधार पर आप अपने कक्षा की एक समय की संख्यात्मक तालिका बना सकते हैं जो यह दिखाएगा कि आपकी कक्षा में लर्निंग आउटकम वार बच्चों की संख्या कितनी है? तो विद्यार्थीवार लर्निंग आउटकम तालिका, इसके माध्यम से हम लोग यह जान जाएंगे कि कौन से बच्चे ने कितना सीखा है। अगला प्रश्न है शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में लिखित शब्द बाला का क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। मतलब जैसे इस समय जो पेंटिंग का काम चल रहा है ज़्यादातर स्कूलों में चार दीवारियों पर सब लोग बाला पेंटिंग बनवा रहे हैं, तो लोगों को कन्फ्यूजन था ये बाला होता है क्या? तो बाला जो होता है बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, यानी कि जो बिल्डिंग पर चित्र बने होते हैं वो बच्चों के लिए एक लर्निंग का माध्यम है, उसको देखेगा बच्चा तो सीखेगा। शैक्षिक तकनीकों का जिक्र किस मॉड्यूल में? तो ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में है। NAS का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे। मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब किया गया था? 4 सितंबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि आधारशिला मॉड्यूल के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं? तो भाषा एवं गणित विषय। लर्निंग आउटकम के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं? लिखित, मौखिक, सांकेतिक। तो हम लोगों को पता ही है। हम लोगों को अगर भाषा मतलब अभिव्यक्ति, अगर किसी भी चीज़ को दिखाना हो, बताना हो तो उसके लिए 3 तरीका अपनाएंगे, या तो हम लिख कर, या तो बोल कर, या संकेत के द्वारा, इशारे से। सीखने की प्रक्रिया के चरण का क्रम है ERAC, जैसा कि अभी बताया गया था। एक्सपीरियंस, फिर चिंतन, फिर अनुप्रयोग और निष्कर्ष। कक्षा शिक्षण से सीधे तौर पर जुड़े आउटकम कौन से हैं? तो आउटकम है उप आउटकम। ध्यान आकर्षण मॉड्यूल कौन सी कक्षाओं के लिए है? 4 से 8 तक की कक्षाओं के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ध्यान आकर्षण जो मॉड्यूल है कौन कौन सी कक्षाओं के लिए? तो कक्षा 4 से 8 तक के लिए है, और आधारशिला 1 व 2 के लिए। अधिगम स्तर में अंतर अर्थात लर्निंग गैप, इसका EO माइनस AO बराबर LG, यानी एक्सपेक्टेड आउटकम
और एक्चुअल आउटकम जो होगा वह लर्निंग ग्रोथ होगा। अगला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितनी शिक्षण तकनीकियाँ हैं? तो 18 तकनीकियाँ हैं। कक्षा में बच्चों की बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? अर्धचंद्राकार या छोटे समूह में गतिविधि अनुसार होनी चाहिए। अर्धचंद्राकार या यू आकार में, जैसा कि ग्रेड लर्निंग ट्रेनिंग में बताया गया था। कुल कितने प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित हैं? 10। कक्षा 1 में गणित के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कितने अंक सही पहचानने के लक्ष्य निर्धारित है? 5 अंक। सही है। कक्षा 3 के गणित विषय के प्रेरणा लक्ष्य के अंतर्गत निर्धारित संक्रिया के कितने प्रश्न सही हल करने का लक्ष्य रखा गया? 75%। सही है कि जो जोड़ घटाना के हासिल वाले हैं उनको 75% सही होना चाहिए। प्रेरणा लक्ष्य के अंतर्गत कक्षा 5 के लिए गणित विषय में कौन सी संक्रिया कौन से संबंधित 75% प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित की गई? तो भाग। कक्षा 5 के लिए भाग के 75%। अगला प्रश्न है, ELPS में P का क्या तात्पर्य है? तो ELPS का फुल फॉर्म है E फॉर एक्सपीरियंस, L फॉर लैंग्वेज, P फॉर पिक्चर, S फॉर सिंबल। तो P का तात्पर्य पिक्चर से है। ERAC में R का क्या आशय है? तो R का आशय है रिफ्लेक्शन, यानी अगर हम एक्सपीरियंस कोई चीज़ अनुभव करते हैं तो उसके लिए चिंतन भी करेंगे, रिफ्लेक्शन भी करेंगे। ध्यानाकर्षण में दिया गया शिक्षण अधिगम चक्र का सिद्धांत क्या है? तो शिक्षण अधिगम का सिद्धांत है इंट्रोडक्शन, यानी कि रोचक प्रस्तावना, प्रैक्टिस आकलन, यानी कि प्रस्तावना, इसके बाद अभ्यास, इसके बाद आकलन असेसमेंट। लर्निंग आउटकम की कितनी श्रेणियां हैं? तो 3 श्रेणियां, केंद्रित, नेस्टेड और उप लर्निंग आउटकम। गणित विषय के शिक्षण के लिए कितने केंद्रित लर्निंग आउटकम तय किए गए हैं? 5। भाषा शिक्षण के लिए कुल कितने केंद्रित लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं? 4। अगला प्रश्न है कि 40 मिनट के वादन में शिक्षक की क्रियाशीलता कितने मिनट की होती है? 5 मिनट की। कक्षा 3 से 5 के जो विद्यार्थी आकलन के पश्चात 31 से 45 अंक के बीच अंक प्राप्त करेंगे वो किस समूह में रखे जाएं? ए समूह में। कक्षा 6 से 8 के बीच जो विद्यार्थी आकलन के पश्चात 26 से 34 अंक के बीच अंक प्राप्त करेंगे वो किस समूह में जाएंगे? बी समूह में। कक्षा 3 से 5 में 15 अंक से कम एवं 6 से 8 में 25 अंक से कम अंक हासिल पाने वाले विद्यार्थी किस समूह में जाएंगे? सी। 50 दिवसीय ध्यानाकर्षण शिविर में किस समूह पर कार्य किया जाएगा? बी एवं सी पर। आरंभिक परीक्षण में प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? 3 अंक का होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर पूर्णांक कितने अंक का होगा आरंभिक परीक्षण में? तो प्राथमिक स्तर में प्रत्येक विषय का पूर्णांक 45 अंक और उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक विषय का पूर्णांक 75 अंक होगा। आकलन प्रपत्र में कितने प्रकार के प्रश्न शामिल हैं? तो 4 प्रकार के। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक और तर्कात्मक। जो ज्ञानात्मक प्रश्न होगा वह 20% होगा, बोधात्मक होगा वह 50%, अनुप्रयोगात्मक 20% और तर्कात्मक 10%। कक्षा 3 से 5 के आकलन प्रपत्र में कुल कितने प्रश्न होंगे? 15 प्रश्न। कक्षा 6 से 8 के आकलन प्रपत्र में कुल कितने प्रश्न होंगे? 25 प्रश्न। ध्यानाकर्षण शिविर में प्रत्येक दिन कितने विषय पढ़ाए जाएंगे? 4 विषय। कक्षा 3 से 5 के आकलन प्रपत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 10। कक्षा 6 से 8 के आकलन प्रपत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 20 होगी। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया को समर्थन देने के लिए कौन से पहलुओं पर कार्य करना होगा? तो 3 पहलुओं पर कार्य करना होगा। कौन कौन सा? कक्ष प्रबंधन, शिक्षण योजना और आकलन एवं मूल्यांकन। कक्ष प्रबंधन, शिक्षण योजना और आकलन एवं मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, शिक्षण योजना का प्रारूप किस मॉड्यूल में है? तो आधारशिला मॉड्यूल में है।
आधारशिला मॉड्यूल में कुल कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। इस पर भी हम जल्द ही ट्रिक बनाकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कुल कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, अधिकारियों द्वारा पूछे जा सकते हैं कि आधारशिला मॉड्यूल में कुल कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। इसी तरह से शिक्षण संग्रह में भी 6 भाग हैं। मिशन प्रेरणा की टैगलाइन क्या है? हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश, यही तो मिशन प्रेरणा का टैगलाइन है, प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। शिक्षण योजना एवं शिक्षण डायरी का उल्लेख किस पुस्तिका में है? तो शिक्षण संग्रह में है। मिशन प्रेरणा के लोगो में कितने रंग हैं? 3 रंग है। मिशन प्रेरणा का लोगो जो है उसमें कुल 3 रंग है। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विभाग द्वारा दी जाने वाली रीडिंग बुक कौन कौन सी है? तो सहज 1, 2 एवं 3 है। ध्यानाकर्षण के लिए प्रतिदिन कितना समय निर्धारित है? 40 मिनट। आधारशिला मॉड्यूल का निर्माण किन किन कक्षाओं को ध्यान में रखकर किया गया है? तो कक्षा 1, 2 और 3। अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया? तो मार्च 2022 तक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है, ये किसके द्वारा कहा गया है? कोठारी आयोग। लर्निंग आउटकम किस पर आधारित है? परिणाम आधारित है। ध्यान आकर्षण शिविर कितने दिनों का होगा? 50 दिनों का होगा। अगला प्रश्न है कि बच्चे कैलेंडर पढ़ सकते हैं, साल के दिन, महीने, साल, तारीख को पहचान सकते हैं। दक्षता प्रेरणा सूची में किस कक्षा के बच्चों के लिए? तो कक्षा 4 के बच्चों के लिए। पेस ऑफ लर्निंग का क्या अर्थ है? गीत सीखने की गति। पेस ऑफ लर्निंग, पेस मीन्स गति होता है। खुद के बारे में व साधारण स्थितियों के बारे में घर की भाषा में बात करते हैं। किस कक्षा की दस्ता है? कक्षा 1 की। कक्षा 1 के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा में ही टीचिंग करना ज़्यादा बेटर है। किस विषय पर कहानी 7 से 8 और उससे ज़्यादा वाक्यों वाला पाठ है लेख लिख सकता है? प्रेरणा सूची के किस कक्षा में वर्णित है? तो कक्षा 5 में। यह फेलो का क्या तात्पर्य है? फोकल लर्निंग आउटकम। प्रेरणा सूची के अंतर्गत बच्चे विभिन्न आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं तथा लेखन के दौरान विराम चिन्हों का उचित प्रयोग कर पाते हैं। किस कक्षा की दक्षता में शामिल है? तो कक्षा 4 की। बच्चे घड़ी देखकर समय बता सकते हैं। यह दक्षता प्रेरणा सूची में किस कक्षा की दक्षता है? तो कक्षा 3 की है। बच्चे कोणों के प्रकार की जानकारी रखते हैं। किस कक्षा की दक्षता है? तो कक्षा 5 की। प्रेरणा सूची के अंतर्गत किस कक्षा की दक्षता में? कक्षा 4 में 4 से 6 वाक्यों के संदेश वाले पत्र लिख सकते हैं। तो कक्षा 4। बहुअक्षरी शब्दों को ध्वनियों को जोड़ सकता है। किस कक्षा की दक्षता है? 2। विभिन्न आकारों का प्रयोग करते हुए नई आकृतियों की रचना करना। किस कक्षा की दक्षता है? तो 1 कक्षा की दक्षता है। अगला प्रश्न है कि लर्निंग आउटकम एवं आकलन का उल्लेख ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 2 में। प्रारंभिक कक्षाओं में गणितीय दक्षताएं हैं। मापन एवं संख्या बोध। वर्तनी शुद्धता उच्चारण सुलेख भाषा का कौन सा पहलू है? यांत्रिक पहलू है। अक्षर को सही तरीके से लिखने के लिए हाथ और उंगलियों का सही संयोजन एवं संचालन किया जाना चाहिए। यह क्या कहलाता है? गत्यात्मक कौशल कहलाता है। फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कक्षा 1 व 2 की सम्मिलित कक्षा का संचालन कितने मिनट का होता है? तो 90 मिनट का होता है। संख्या पूर्व अवधारणा का एक घटक है। छोटे बड़े की अवधारणा। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। यह जानकारी किससे संबंधित है? बोध से संबंधित है। साथियों, अगला प्रश्न है बच्चों के आकलन का व्यक्तिगत रिकॉर्ड का ब्यौरा आधारशिला मॉड्यूल के किस भाग में? तो भाग 5 में है। आधारशिला में कुल कितने भाग हैं? 6 भाग। आधारशिला पुस्तिका में गतिविधियों के कितने प्रमुख प्रकारों का वर्गीकृत किया गया है? तो 4 प्रकार। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में कौन सी वर्णमाला का प्रयोग किया जाता है? अंग्रेजी की वर्णमाला का। शिक्षण का प्रथम 3 सीढ़ी में तीनों का क्या अर्थ है? तो ए फॉर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, बी फॉर बिजी क्लासरूम, सी फॉर कोऑपरेटिव लर्निंग। शिक्षक डायरी में मुख्यतः कितने भाग हैं? 5 भाग। अटेंडेंस स्क्वाड का क्या अर्थ है? अनुपस्थित बच्चों को विद्यालय लाना अटेंडेंस स्क्वाड का कार्य है। तो साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो इस समय अक्सर
हमारी जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इस जानकारी के माध्यम से हम अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय व प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बना सकते हैं। साथ ही अपने अधिकारियों को इन सभी प्रश्नों का उत्तर देकर उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, जय हिंद, जय भारत।